नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनीता सिंह और 2019 के महाभारत में आपका स्वागत है। तो चलिए बुलेटिन में सबसे पहले खबर जयपुर को मिली सौगातों की करेंगे। जयपुर के लिए आज का दिन खास रहा। सीएम गहलोत ने जयपुर को 2 सौगातें दी। पहले सीएम ने महात्मा गांधी अस्पताल में श्रीराम कैंसर एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, पेयजल मंत्री बीडी कल्ला, उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा समेत कई माननीय लोग मौजूद रहे। वहीं सीएम गहलोत ने RUHS के नए अस्पताल का उद्घाटन किया। इस अस्पताल से जयपुर, दक्षिण और आसपास के अन्य जिलों के मरीजों को फायदा होगा। वहीं इससे SMS अस्पताल पर मरीजों का भार भी कम होगा। तो एक्शन मोड में आते हुए कांग्रेस ने लोकसभा की चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं और इसके तहत कांग्रेस ने आज कई चुनाव समितियों की घोषणा की। अविनाश पांडे को राजस्थान कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। वहीं डॉक्टर रघु शर्मा को कैंपेन कमेटी का प्रमुख बनाया गया। इसके अलावा महेश जोशी को प्रचार प्रसार समिति का मुखिया बनाया गया है। गोविंद सिंह डोटासरा को मीडिया कमेटी का प्रमुख बनाया है। वहीं बीडी कल्ला वित्त एवं प्रशासनिक कमेटी के प्रमुख का काम देखेंगे। देखिए, हमने जैसा मैं अभी आपसे वार्ता हुई थी, आप लोगों से चर्चा हुई थी कि चुनाव को लेकर हम लोग बहुत ही गहन चर्चा और सब कुछ तैयारियां बड़े समयबद्ध तरीके से हो रही हैं और कमेटियों का भी हमने गठन कर दिया है चुनाव संबंधी, चाहे वो मीडिया प्रसारण हो, मैनिफेस्टो, ये सब चीज़ें कमेटी का गठन हो गया है। और इसमें प्रयास ये किया गया है कि सभी वर्गों को, सभी नेताओं को इसमें प्रतिनिधित्व मिले और जो एक सुचारू रूप से चुनाव के दौरान काम चल सके। और मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सबका प्रतिनिधित्व और ये कमेटियां बहुत निपुणता के साथ कार्य करेंगी और जो जिस उद्देश्य से इनका गठन किया गया है उसमें बहुत ही कर्मठता के साथ कार्य करेंगे और हमारा जो लक्ष्य 25 है उसका क्रियान्वयन करेंगे। आपने सुना कि क्या कुछ कहा। चुनावी समितियों का ऐलान किया गया है और जो बड़े नाम हैं उनको इनका प्रभार सौंपा गया है ताकि एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हो सके और आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसमें जीत दर्ज कर सके कांग्रेस। और चलिए इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिल्ली से अभिषेक आड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं और ज्यादा लेट लतीफी ना करते हुए कांग्रेस ने यहाँ चुनाव समितियों की घोषणा भी कर दी है। बिल्कुल अनिता जी, देखिए जिस तरीके से कई चीजों में पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जब हमने देखा कि कांग्रेस ने दावे बड़े किए थे कि हम कई चीजें बीजेपी से पहले करेंगे, मतलब कई समितियों की घोषणा पहले करेंगे, टिकट हम पहले 100 सीटों पर डिक्लेयर करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। लेकिन जब सरकार आई है, जब से राजस्थान में कांग्रेस ने सरकार बना ली है, उसके बाद से कांग्रेस एक कॉन्फिडेंट मोड में जरूर दिख रही है और उसी कॉन्फिडेंस को दिखाते हुए आज चुनावी समितियां हैं उनकी घोषणा कर दी गई है। इसमें जो सबसे बड़ा जो एक हमने बदलाव देखा वो कोऑर्डिनेशन कमेटी में देखा गया है। कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो विधानसभा चुनाव के दौरान कोऑर्डिनेशन कमेटी का जिम्मा अशोक गहलोत के पास था, अब जबकि अशोक गहलोत को चीफ मिनिस्टर वो बन गए हैं, उन्हें चीफ मिनिस्टर का एक दायित्व दे दिया गया है पार्टी की तरफ से, तब ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो हेड करेंगे अविनाश पांडे, जो कि प्रभारी सचिव भी हैं और पिछले करीब 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया जब वो लगातार प्रदेश में सक्रिय है। विधानसभा चुनाव उन्होंने पूरे वो सक्रिय रहे। उनकी टीम जो है 4 सचिव जो है वो भी उनके साथ में लगातार जुटे हुए थे। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी में सबसे बड़ा चेंज देखने को मिला, जहां अशोक गहलोत को हटा के अविनाश पांडे को कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। हालांकि इसमें सीएम और डेप्यूटी सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट इन दोनों को भी जगह मिली है। ये दोनों भी कोऑर्डिनेशन कमेटी में रहेंगे। इसके साथ ही जो सोशल मीडिया फाइनेंस समिति है, एग्रीकल्चर भी एक उन्होंने एक विषय रखा है, इसमें भी उन्होंने मीडिया कमेटी को उसमें अलग अलग लोगों को बोलने के लिए बताया जाए। हमने देखा जब मीडिया कमेटियां बनाई गई थी पिछले साल, जब मीडिया के उनकी कमेटियों का ऐलान हुआ था, उस वक्त जिस तरीके से उन्होंने अलग अलग जो सेक्टर वाइज अलग अलग स्पेशलिस्ट जो लोग बोलने के लिए रखे थे और उसी को यहाँ पर भी कंटिन्यू किया गया है। अलग अलग समितियां हैं, मतलब एग्रीकल्चर है, फाइनेंस है, सोशल एंड लीगल है, एकेडमिक, हिस्टोरिकल है। जी अभिषेक जी, तो चुनावी तैयारियों को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से
अब तैयार हो चुकी है। चुनावी समितियों का यहाँ पर उनकी घोषणा यहाँ पर कर दी गई है और उसके बाद अब कोशिश यही रहेगी कि आने वाले लोकसभा चुनाव में किस तरह से फतेह हासिल करी जाए। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और टिकट बंटवारे को लेकर भी उसने मंथन का काम पूरा कर लिया है। ये दावा किया है प्रदेश के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने। लोकसभा के तैयारी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छी बढ़त ले ली है। लोकसभा के रण के लिए कांग्रेस तैयार, मंथन का काम पूरा, अब ऐलान की बारी। 8 मार्च को दिल्ली में होगी अहम बैठक। पिछले 1 महीने से कांग्रेस जिस कवायद में जुटी थी, उप मुख्यमंत्री और पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट की माने तो वो काम पूरा कर लिया गया है और अब 8 फरवरी को दिल्ली में होने वाली अहम बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी सियासी समर में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 12,000 पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं 25 लोकसभा सीटों के, उन सब के साथ लंबा विस्तारित हमने चर्चा करी है। उसके बाद हमारे प्रभारी मंत्री जिलों में गए हैं, वो रिपोर्ट लेकर आए हैं। उसके पश्चात हम लोगों ने हर लोकसभा सीट के हमारे जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स हैं 1-to-1 चर्चा हम लोगों ने दिल्ली में की है। 2-3 दिन तक बैठकर मुख्यमंत्री जी ने, अविनाश जी ने और मैंने बैठकर उसको फाइनल टचेस भी दिए हैं। अब 8 तारीख को दिल्ली में केसी वेणुगोपाल जो हमारे संगठन के महासचिव हैं प्रभारी, उनके साथ स्क्रीनिंग कमेटी की एक मीटिंग होगी और मुझे लगता है कि 8 तारीख के बाद स्थिति हमारी स्पष्ट हो जाएगी। सचिन पायलट की माने तो महीने भर की कोशिशों के बाद पार्टी ने बेहतरीन और जिताऊ उम्मीदवारों की वो लिस्ट करीब करीब तैयार कर ली है जिस पर पार्टी में आम राय आसानी से बन सकती है। उम्मीदवारी को लेकर कोई ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं है। अच्छे लोग, लोकप्रिय लोग, और हमारी कोशिश रहेगी कि नौजवान, महिला, फ्रेश लोगों को हम लोग मौका दें। तो लोकसभा के तैयारी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छी बढ़त ले ली है। सचिन पायलट ने यह भी दावा किया कि पार्टी ने बूथ लेवल तक तैयारी कर ली है और इसी महीने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी राजस्थान के सियासी रण की औपचारिक शुरुआत करेंगे। ब्लॉक, तहसील, जिला, प्रदेश, हर लेवल पर संगठन पूरी तरह मुस्तैद है और सरकार ने जो काम किए हैं उसको हम लोग अच्छी तरह पब्लिसाइज भी अब लोग कर रहे हैं। ऋण माफ़ी हो, बेरोजगारों के लिए भत्ता हो, पेंशन्स को बढ़ाना हो, फसल की खरीद हो, शिक्षा हो, चिकित्सा। राहुल गांधी जी की मीटिंग्स मार्च के महीने में राजस्थान में होंगी। आचार संहिता किसी भी दिन लग सकती है, लेकिन प्रदेश की सरकार और कांग्रेस पार्टी इस चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है। अपनी पार्टी की तैयारी का जिक्र करते करते सचिन पायलट ने बीजेपी पर भी वार किया और कहा वहां ना नेतृत्व नजर आ रहा है न किसी किस्म की तैयारी। और भारतीय जनता पार्टी में आज मुझे लगता है कि प्रदेश में कोई लीडरशिप नहीं है। चाहे प्रतिपक्ष के नेता हों, चाहे उनके पार्टी के अध्यक्ष हों, कोई बहुत ज़्यादा सक्रियता या बहुत ज़्यादा नेतृत्व वहाँ पर उभर कर आया ऐसा मुझे लगा नहीं। ये सियासत है, दुश्मनों की कमजोरी पर वार कर अपनी मजबूती का प्रचार करने सब उतरते हैं, लेकिन जनता चुनती किसे है ये वोटों की गिनती के बाद ही पता चलता है और उसके लिए अभी लंबा वक्त है। गोवर्धन चौधरी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और चलिए बात अगली खबर की करते हैं। राजस्थान समेत देश भर के कामगारों को आज सामाजिक सुरक्षा का तोहफा मिला और इसके लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत मजदूरों को 60 साल की उम्र में 3,000 रुपए की पेंशन मिल सकेगी। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले केंद्र सरकार ने मजदूर हितों की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री श्रम मानधन पेंशन योजना का आगाज किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में इस योजना को लॉन्च किया तो राजस्थान में भी इस योजना का शुभारंभ हुआ। श्रम सचिव नवीन जैन ने राजस्थान में इस योजना का आगाज किया। अहमदाबाद में इस योजना को लॉन्च करते हुए पीएम ने कहा कि किसानों के बाद अब हमारी सरकार ने मजदूरों के हित को लेकर किया अपना वादा निभाया है। पसीना बहा करके जिंदगी जीने वाले मेरे भाइयों बहनों, ये आपको अपने बूढ़ापे का एक मजबूत संबल,
इससे मिलने वाला है। वहीं राजस्थान में भी कामगार श्रमिकों के उत्थान के लिए इस योजना की शुरुआत हुई। शुभारंभ में 21 श्रमिकों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। केंद्र सरकार की ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और गैर संगठित क्षेत्र के लोगों के लिए अभी तक इस तरह का जो है ना व्यापक स्तर पर कोई भी योजना नहीं थी। इस योजना के तहत भूमिहीन मजदूर, कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिकों के अलावा कई और तरह के कामगार लाभ पा सकेंगे। वहीं एनएचएम में कार्यरत संविदा कर्मी, आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी समेत दिहाड़ी मजदूरों को भी इसका लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि प्रदेश के करीब 6 लाख श्रमिक इस योजना का लाभ ले सकेंगे। इस योजना के तहत 18 साल की उम्र के श्रमिकों को हर महीने 55 रुपये जमा करने होंगे। 40 साल की उम्र में योजना को शुरू करने पर 200 रुपये हर महीने जमा कराना होगा। श्रमिकों के बराबर ही केंद्र सरकार भी अंशदान जमा कराएगी। 60 साल के होते ही श्रमिकों को 3000 रुपये महीना पेंशन मिलेगी। हालांकि आवेदन करने वाले की मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और आवेदन करने वाले की उम्र 40 साल से कम होनी चाहिए। श्रम विभाग सभी केंद्रीय श्रम संगठनों के साथ मिलकर आज ये कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और आज के बाद सारे जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं उनमें रजिस्ट्रेशन का कार्य विधिवत शुरू कर दिया गया है। केवल 3 चीजें लेकर आनी है। आपके पास केवल अपना आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक डिटेल होनी चाहिए और मोबाइल फोन लेकर आना है। बहरहाल किसानों के बाद कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए शुरू की गई इस योजना के सियासी मकसद से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन देखना होगा कि केंद्र सरकार का ये दांव मजदूरों के लिए और खुद बीजेपी के लिए कितना लाभकारी हो पाता है। जयपुर से न्यूज 18 के लिए लवली वधवा की रिपोर्ट। पूर्व सैनिकों का राजनीति में आना कोई नई बात नहीं है। आजादी से लेकर अब तक कई पूर्व सैनिक राजनीति में किस्मत आजमा चुके हैं। बदले माहौल में राष्ट्रवाद सियासत पर हावी है। ऐसे में पूर्व सैनिकों और सैन्य अधिकारियों पर दाव लगाना सियासी मजबूरी बन रही है। आपको दिखाते हैं राजस्थान की राजनीति में पूर्व सैनिकों की भूमिका पर एक खास रिपोर्ट। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ये 250 का आंकड़ा कहां से आता है? चोट लगी है आतंकवादियों की, अलगाववादियों की, पाकिस्तान को, और चीख निकल रही है कांग्रेस और कांग्रेस के कुछ साथियों की। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद राष्ट्रवाद बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और चुनाव में दोनों ही पार्टियों की ओर से इस मुद्दे को भुनाने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि इस लोकसभा चुनाव में खासकर राजस्थान की 25 में से कई सीटों पर पूर्व सैनिकों को उतारा जा सकता है। आपको बताएंगे कि सेना से जुड़े वो कौन कौन से नाम हैं जिन पर पार्टियां सियासी दांव खेल सकती हैं। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि पूर्व सैनिकों के राजनीति में एंट्री को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञ क्या कारण बताते हैं। लोग ये भी मानते हैं कि जो लोग फौज में रहते हैं वो अपने जबान के पक्के, वो नियम कायदों के पाबंद होते हैं, वो उस तरह से सियासत में अपनी जबानी जमा खर्च नहीं करते हैं। तो एक लोगों का ये यकीन भी है कि कदाचित जो सेना से आते हैं वो अधिक भरोसेमंद हो सकते हैं। ऐसा करके आवाम भी उनको स्वीकार करता है। और कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ इनकी नुमाइंदगी, इनकी प्रतिनिधित्व है फौज के लोगों का, सेवानिवृत्त लोगों का और फौजी परिवारों का काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए भी तवज्जो मिलती है, उनकी बात को सुनी जाती है और सियासत भी उनको राजस्थान में आजादी के बाद से ही कई पूर्व सैनिक राजनीति में भाग्य आजमा चुके हैं, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं पूर्व महाराजा ब्रिगेडियर भवानी सिंह, जो कांग्रेस के टिकट पर जयपुर से चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उन्हें गिरधारी लाल भार्गव के हाथों हार मिली थी। ब्रिगेडियर भवानी सिंह ऑपरेशन पवन के दौरान श्रीलंका गए थे। पद्मश्री शीशराम ओला झुंझुनू संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। कई बार वे सांसद और विधायक रहे। तो शीशराम ओला राज्य और केंद्र में मंत्री पद भी संभाल चुके हैं। कैप्टन अयूब खां भारत पाकिस्तान युद्ध के नायक रहे हैं। कैप्टन अयूब खां झुंझुनू से 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं। 2 बार उन्हें जीत भी हाथ लगी। वे 1991 में नरसिम्हा राव सरकार में कृषि राज्य मंत्री बने। कैप्टन अयूब खान 1982 में सेना से रिटायर हुए। पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह
सेना में अधिकारी के पद से रिटायर हुए जसवंत सिंह 1989 में जोधपुर से बीजेपी के सांसद चुने गए। वाजपेयी सरकार में विदेश और वित्त मंत्री रहे जसवंत सिंह तो 15वीं लोकसभा के लिए दार्जिलिंग से बने सांसद। राजनीति में किस्मत आजमाने वाले कई पूर्व सैनिक सफल भी रहे तो कई को असफलता हाथ लगी। राजनीतिक विशेषज्ञों का भी मानना है कि जरूरी नहीं कि राजनीति में हर पूर्व सैनिक को कामयाबी मिल ही जाए। फौज से सियासत में आए हैं, ऐसा नहीं कि उनका हमेशा अनुभव अच्छा रहा हो, अच्छा भी रहा और बुरा भी रहा है। कुछ जिलों में, कुछ चुनाव क्षेत्रों में लोगों ने शिकायत भी की कि उतने व्यवहार कुशल नहीं होते हैं। वो कई बार फौज का अनुशासन सार्वजनिक जीवन में लाना चाहते हैं तो थोड़ी उनमें बेतकल्लुफ़ी होती है। वो आवश्यक नहीं कि आम नेताओं की तरह उतना लचीलापन हो और उनकी हर बात माने। तो कई बार जब वो कठोरता से अपनी नीति पे चलते हैं तो सियासी पार्टी को भी दिक्कत होती है और उनके मतदाताओं को भी दिक्कत होती है जो वो बात मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो कुल मिलाकर ये कि एक मिलाजुला अनुभव है उन लोगों का रहा है जो पूर्व सैनिक हैं और सियासत में अभी भाग्य आजमा रहे हैं। अब आपको वैसे पूर्व सैनिकों का नाम बताते हैं जो इस चुनाव में भाग्य आजमा सकते हैं। कर्नल सोनाराम बाड़मेर से बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं। 2014 में बीजेपी में शामिल हुए थे। 4 बार बाड़मेर से रह चुके हैं सांसद। 3 बार कांग्रेस के टिकट पर कर्नल सोनाराम सांसद बने। हालांकि विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं कर्नल सोनाराम। कर्नल मानवेंद्र सिंह पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह के पुत्र हैं। मानवेंद्र सिंह बाड़मेर से बीजेपी के सांसद रहे। 2013 में शिव विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। राठौड़ जयपुर ग्रामीण से बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं। राठौड़ 2004 में ओलंपिक खेलों में पदक जीत चुके हैं। कर्नल किरोड़ी बैंसला गुर्जर आरक्षण आंदोलन के अगुवा रहे हैं। कर्नल बैंसला 1962 और 1965 के युद्ध में रहे शामिल। सिपाही से तरक्की पाकर कर्नल की रैंक तक पहुंचे। बीजेपी के टिकट पर टोंक सवाई माधोपुर से चुनाव लड़े लेकिन हार हाथ लगी। इस बार भी बैंसला पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की नजर है। ये कुछ वैसे नाम हैं जो पिछले कुछ वक्त से सियासत में अपनी पारी खेल रहे हैं और कई इस चुनाव में नई सियासी पारी शुरू करेंगे। दरअसल देश में सेना के सम्मान को देखते हुए आम जन का भरोसा पूर्व सैनिकों के साथ रहता है, लेकिन सियासत में सफलता के लिए कई और समीकरणों को भी साधना जरूरी होता है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।